हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 15 फरवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 15 फरवरी 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। शुरुआत करेंगे अपने वही पुराने सेगमेंट रिवीजन से। कल हम लोगों ने पढ़ा था 12 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। साथ ही साथ इस बार अंतर्राष्ट्रीय मुर्गी दिवस मनाया गया। क्यों? क्योंकि सेकेंड मंडे को फरवरी मंथ के मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुर्गी दिवस। इस बार 12 फरवरी को ही पड़ा था। और अभी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा दूर दराज के गांवों में अपार पहल शुरू की गई है। अपार आईडी के तहत 1 स्टूडेंट्स की 1 आईडी बनाई जाती है। उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में मंजूरी दे दी गई है। देहरादून में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जनरल विपिन रावत जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। स्वर्गीय जनरल विपिन रावत जी भारत के पहले सीडीएस थे। पीएम मोदी ने यूएई में अहलान मोदी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही साथ वो बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी किए। 2026 तक दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा दुबई में ही शुरू होगी। यहीं पर वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हो रही है। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र नामक संगीत नाटक अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा है। नीति आयोग ने मुंबई, सूरत, वाराणसी और विशाखापत्तनम इन 4 शहरों को आर्थिक परिवर्तन करने की योजना बनाई है, यानी कि इकोनॉमिकली ट्रांसफॉर्म करने की योजना बनाई है। 75वां स्टैंडर्जा मेमोरियल टूर्नामेंट में अमित पंघाल ने गोल्ड मेडल जीता है। और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है सरोजनी नायडू जी की जयंती पर। ये टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन। अब बात करेंगे हम लोग आज के करंट अफेयर की, लेकिन इसकी क्विज और पीडीएफ आपको एमजीटी ऐप पर मिल जाएगी। तो एमजीटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आप डाउनलोड कीजिए। वहीं से आप बिल्कुल फ्री में पीडीएफ और फ्री में क्विजेज वगैरह पा सकते हैं और भी हमारे वीडियो कोर्सेज और ई बुक्स वगैरह भी प्राप्त कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय समावेशन गठबंधन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली भारत में अंतर्राष्ट्रीय समावेशन गठबंधन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इंटरनेशनल इंक्लूजन अलायंस कॉन्फ्रेंस 2024। ये आयोजन वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक समावेशन, जमीनी स्तर पर संसाधनों और अवसरों को समान पहुंच बढ़ाने के लिए ये आयोजित किया जाता है। इस बार 15 फरवरी को आयोजित किया गया, यानी कि आज किया जाएगा इंडियन हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में। पिछले दिनों में देखो, ये बहुत बड़ा सम्मेलन तो है नहीं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, इंक्लूजन अलायंस कॉन्फ्रेंस है, तो चर्चे में आया है, हम लोग पढ़ लिए। लेकिन पिछले 1 साल में जो महत्वपूर्ण समिट हुई थी उनको हम लोग रिकॉल कर लेंगे। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन अभी दुबई में हो रहा है इस समय, जब पीएम मोदी जी गए भी हुए थे, ठीक है ना, 12 से 14 फरवरी तक चला। हिंद महासागर 7वां वाला पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ। वाइब्रेंट गुजरात समिट गांधीनगर गुजरात में हुई। 9वीं G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन यानी P20 जिसे कहते हैं, नई दिल्ली में हुआ। और G20 शिखर सम्मेलन भी नई दिल्ली में हुआ था 2023 में, ठीक है ना। ये सितंबर में हुआ था, 8 और 9 सितंबर को, 8 और 9 सितंबर को नई दिल्ली में हुआ था भारत मंडपम में। 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। अभी ये वाला नई दिल्ली में, ये देखो, नई दिल्ली में ही अंतर्राष्ट्रीय समावेशन गठबंधन भी है। वैश्विक हल्दी सम्मेलन मुंबई में हुआ था। कॉफी सम्मेलन ये 5वां था, बेंगलुरु में हुआ था। और आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ, ठीक है ना। और इस बार ब्रिक्स सम्मेलन रसिया में हो रहा है। अगला, पीएम मोदी की यात्रा के दौरान भारत और यूएई के बीच कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप सबको पता है, यूएई दौरे पर गए थे और इनके दौरे पर 10 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं भारत और यूएई के बीच में। देखो अब यहां से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इंडिया यूएई से। तो देखो यूएई में एक तो सबसे बड़ी बात कि अभी वहां पर पहला हिंदू मंदिर बीएपीएस मंदिर का उद्घाटन किया गया। दूसरी बात यह कि वहां पर वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन किया गया। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है ये आयोजित किया गया और इसी के आयोजन के दौरान पीएम मोदी की विजिट हुई और उस विजिट में अहलान मोदी कार्यक्रम हुआ। अहलान मोदी कार्यक्रम हुआ, ठीक है ना, वहां पर पीएम मोदी ने भाषण दिया। इसके अलावा 10 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, ठीक है ना। और एक और चीज हुआ, अगर आपको याद हो, कल हमने बताया था एयर टैक्सी लॉन्च करने की
घोषणा हुई। एयर टैक्सी दुबई में लॉन्च की जाएगी, दुनिया की पहली। ठीक है जी। तो ये 5 चीजें इंडिया यूएई से या कहे यूएई से अभी जब चर्चे में आया है तो आप याद रखेंगे 5 चीजें कम से कम। तो फिलहाल अभी 10 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं भारत और यूएई के बीच में। यहाँ पर आपके सामने बिजनेस टुडे का आर्टिकल है, 10 MOUs एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड यूएई। तो इन दोनों देशों में 10 समझौतों में इलेक्ट्रिक कनेक्शन को लेकर, व्यापार क्षेत्र में सहयोग को लेकर, इंडिया मिडल ईस्ट आर्थिक जो गलियारा है, जो IMEC डील मैंने आपको इस पर वीडियो भी बना करके दी हुई है, G20 में के समिट के दौरान ये निकल करके आया था कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर ये बनाया जाएगा। और मैंने इसमें बताया भी था भारत से सीधे आकर के यूएई में ही शुरू होगा, फिर यूएई से सऊदी अरब होते हुए ये आगे निकलेगा, ठीक है ना, यूरोप में जाएगा। फिर द्विपक्षीय निवेश संधि, हेरिटेज म्यूजियम, नेशनल अभिलेखागार, और इसके बाद त्वरित भुगतान प्लेटफॉर्म में जैसे कि यूपीआई वगैरह यहाँ पर भी शुरू हो चुका है। घरेलू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का आपस में सहयोग, ये सभी समझौते हुए। टोटल 10 ऐसे समझौते हुए हैं भारत और यूएई के बीच में। दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार अब $85 बिलियन तक पहुंच गया है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी। यूएई कहाँ है ये तो मैं कल आपको बताया था, आज आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किसने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का अनावरण किया? तो दोस्तों अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया। अगर अभी आपको याद हो तो 22 जनवरी को पीएम मोदी ने सूर्योदय योजना लॉन्च किया था। सूर्योदय योजना, ठीक है ना, योजना। और ये लगभग पूरा सब सिमिलर ही है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, और ये बिल्कुल वैसे ही है सिमिलर पीएम सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। मुझे तो लग रहा है कि उसी को रीब्रांड किया गया है। हालांकि इसमें कहीं ये लिखा नहीं गया है कि इन्होंने रीब्रांड किया हुआ है वही वाली योजना, सूर्योदय योजना जो है अभी शुरू की गई थी कुछ दिन पहले, या फिर ये अलग से योजना होगी, इसके बारे में कोई क्लेरिफिकेशन अभी नहीं आया है। इन्होंने एक ट्वीट करके सिंपली बताया है कि हमारी सरकार जो है ये प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू कर रही है। अब देखो मैं क्यों कह रहा हूं कि उसी का दूसरा नाम किया गया है, इसके पीछे कारण ये है दोस्त कि जो सूर्योदय योजना थी इसके बारे में तो मैं आपको 3-4 बार बता चुका हूं, तब से लाइव क्लास में भी 1-2 बार बता चुका हूं, क्योंकि ये बड़ी योजना है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। 22 जनवरी को पीएम मोदी ने राम मंदिर उद्घाटन के बाद इसका भी उद्घाटन किया था। तो देखो 22 जनवरी को ये लॉन्च किया गया था, और इसमें क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई थी कि इसमें भी 1 करोड़ परिवार वालों को लक्ष्य किया गया है, टारगेट किया गया है कि उनको सोलर रूफटॉप जो है ये स्थापित करने में सरकार सब्सिडी देगी। ठीक है, साथ के साथ मैंने ये भी बताया था कि 40% तक सब्सिडी सरकार देगी। और मैंने RECL का नाम भी लिया था, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, महारत्न कंपनी है, ये 1.2 लाख करोड़ रुपए रखी हुई है इसके लिए। इसमें भी ऐसे ही किया गया है, 1 करोड़ घरों को टारगेट किया गया है। अच्छा, इस वाले में भी मैंने 300 यूनिट बिजली बताया था, अगर याद हो आपको, बजट में भी इसकी चर्चा की गई थी। तो यहाँ पर भी 1 करोड़ घरों को रोशन करने के लिए ये योजना शुरू की गई है सोलर रूफटॉप की, कि अगर कोई सोलर रूफटॉप लगवाता है तो 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकता है। यानी कि 300 यूनिट तक की अगर उसकी बिजली का बिल आता है तो वो माफ कर दिया जाएगा। 75,000 करोड़ रुपए सरकार इस परियोजना के लिए रखी हुई है। ठीक है, तो ये भी सिमिलर है, लगभग उतना ही, 1 करोड़ टारगेट, 75 करोड़ का टोटल वो, और 300 यूनिट तक का बिजली मुफ्त हर महीना। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि लगभग वही सब है, बस अब इसमें खुल करके ये बताए नहीं है। दूसरी चीज, ये RECL वाला चीजें इसमें 1.20 लाख करोड़ जो है ये अलग है इसमें, लेकिन बातें सब सिमिलर ही की गई हैं। अब दूसरा कारण जो ऐसा लगता है कि सूर्योदय योजना को ही इसमें किया जाएगा, तो देखो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा किया गया है ना कि इस योजना के नाम में ही मुफ्त बिजली योजना रखी गई है। तो इससे क्या होता है, चुनाव आने वाला है भाई, ठीक है, चुनाव प्रचार भी हो जाएगा, लोगों के अंदर ये भी जाएगा मुफ्त बिजली योजना मतलब कि कोई ऐसी योजना है जिसमें बिजली माफ किया जा रहा है ना, तो ये भी चांसेस है। हालांकि फिर से मैं बता रहा हूँ कि अभी क्लेरिफाई नहीं है कि यही योजना को नाम रिब्रांड किए गए हैं या अलग से योजना होगी दोनों। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है अभी अंतर तो नहीं समझ में आया है, लगभग वही चीजें हैं। और मैं देखो यहाँ पर केंद्र सरकार की योजनाओं में भी आपको वही बताया हुआ था। कुछ और योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, उनको देख लेते हैं। पृथ्वी विज्ञान योजना, पृथ्वी विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया था।
पीएम किसान भाई प्रोत्साहन योजना, ये फसल कीमतें निर्धारित करने के लिए लॉन्च किया गया था। क्षमता निर्माण योजना, कर्मचारियों की क्षमता के लिए लॉन्च किया गया था। अमृत भारत स्टेशन योजना, ये 1309 स्टेशनों को आधुनिकीकरण करने के लिए। पीएम श्री योजना, स्कूलों के लिए। मिष्टी और अमृत धरोहर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आर्द्र भूमि और मैग्रोव क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने के लिए। अव्यय योजना, ये अटल वयो अभ्युदय योजना, ये बुजुर्गों को सशक्त बनाने के लिए। विवाद से विश्वास योजना, पोषण भी पढ़ाई योजना, ये प्रमुख योजनाएं हैं केंद्र सरकार की जो पिछले साल तक चर्चे में रही। अगला, हाल ही में आईसीएआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में रणजीत कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया है आईसीएआई का नया अध्यक्ष। आईसीएआई का मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, तो इसके ये नए अध्यक्ष बने हैं रणजीत कुमार अग्रवाल। साथ ही साथ में उपाध्यक्ष भी चुना गया है, उपाध्यक्ष चरणजोत सिंह नंदा को चुना गया है। दोनों का ही कार्यकाल 2024-25 तक के लिए है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है ये 1949 में इसके लिए एक अधिनियम लाया गया था और उसके तहत संसद में अधिनियम पास करा करके बाकायदे तब इसको स्थापित किया गया 1949 में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और दुनिया में सबसे बड़े जो प्रोफेशनल अकाउंटेंसी जो बॉडीज है उनमें से एक ये भी माना जाता है। ठीक है, तो इसके ये अध्यक्ष और ये उपाध्यक्ष बने हैं। यहाँ पर कुछ और नियुक्तियां हुई हैं पिछले दिनों में, जैसे अजय कुमार चौधरी को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नॉन एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। नवीन ताहिलियानी टाटा डिजिटल के एमडी और सीईओ बने हैं। रवि कुमार झा एलआईसी म्यूचुअल फंड के एमडी सीईओ बने हैं और लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र चौधरी द्विवेदी भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। पवन कुमार वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार। पीएस दिनेश कुमार कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अनिल कुमार लोहाटी, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष हैं। वाइस एडमिरल एन प्रमोद नौसेना संचालन के महानिदेशक। जया वर्मा सिन्हा, इनका नाम याद रखना, ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हैं। अभी पूछ लिया गया था आरओ एग्जाम में, ठीक है ना, और इसको तो आपको समझ लो कि जब से ये नियुक्त हुई हैं तब से मैं रोज बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट है। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन हैं, ये भी पूछा जा सकता था, इसको पता नहीं क्यों नहीं पूछे, लेकिन अगले किसी एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा। 16वां वित्त आयोग का गठन जो है ये किया जा चुका है और ये लेकिन लागू कब से होगा? लागू होगा ये 2026 के बाद से, ठीक है ना, 2026 से 2031 के लिए ये वाला वित्त आयोग चलेगा। अभी कौन सा चल रहा है? अभी चल रहा है 15वां वित्त आयोग। रघुराम अय्यर भारतीय ओलंपिक संघ के ये सीईओ बने हैं। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव हैं। अगला, नीति आयोग ने बंजर भूमि को बदलने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी नीति आयोग ने दोस्तों एक पोर्टल लॉन्च किया है ग्रो। ये ग्रो पोर्टल जो है ये बंजर भूमि को बदलने के लिए है। बंजर भूमि का इन द सेंस जो ऐसी जमीन होती है जिस पर किसी का हक नहीं होता है, जिसको मान लिया जाता है चलो ये गवर्नमेंट का है, ठीक है ना, तो बंजर जमीन होती है और उस पर कोई ना कोई खेती कर रहा होता है ना कोई यूज कर रहा होता है। हाँ, कहीं कहीं यूज भी किया जाता है बंजर जमीन, लेकिन फिलहाल ऐसे जो वेस्ट लैंड्स हैं जो यूज में नहीं है तो उनको कैसे ग्रो किया जाए, इसके लिए नीति आयोग ने एक ग्रो नाम से इनिशिएटिव शुरू किया है और इसके लिए ग्रो पोर्टल भी इन्होंने लॉन्च कर दिया है। तो पूरे भारत में पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ भूमि उपयोग में प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। कृषि वानिकी की क्षमता का मूल्यांकन भी इससे किया जाएगा। साथ ही साथ रिमोट सेंसिंग और जीआईएस टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा और ग्रो पहल का यही लक्ष्य है कि 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर ऐसे जो बंजर भूमि है, खराब भूमि है, इनको बहाल किया जाए, इनको यूजफुल बनाया जाए। ठीक है, तो 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक भी बनाया जा सकता है। तो बहुत सारा यूज किया जा सकता है इस बंजर भूमि का। तो नीति आयोग ने ये सब इनिशिएटिव लिया है ग्रो पोर्टल के तहत। तो ग्रो पोर्टल इसी के लिए होगा। नीति आयोग के बारे में बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग शुरू किया गया। अब आप कहोगे कि योजना आयोग या नीति आयोग, जब ये पूछा जाए कि दोनों में अंतर क्या है बेसिक, तो आप सिंपल एक लाइन में बता देना कि योजना आयोग 5-5 वर्षों का टारगेट करके बनाया जाता था, गठन किया जाता था। नीति आयोग जो है ये बहुवर्षीय एक लॉन्ग टर्म के लिए विजन को लेकर के आयोग काम करता है, ठीक है ना। और ये एक प्रकार से कि ये कभी ना खत्म होने वाली बॉडी है, जैसे वो 5-5 साल में खत्म हो जाता था, फिर 5 साल में फिर से होता था, जैसे अभी आज के टाइम पर वित्त आयोग है। लेकिन ये योजना आयोग, नीति आयोग जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। सीईओ है BVR सुब्रमण्यम, उपाध्यक्ष है सुमन के बेरी। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख पोर्टल हैं
कल भी हमने रिवाइज कराया था, तो आज भी आप देख लीजिए। आज स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक बार अपने मन से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए स्वयं नामक योजना शुरू की? तो ओडिशा गवर्नमेंट ने युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए स्वयं योजना शुरू की है। ये बहुत ही अच्छी योजना है। ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा ये शुरू किया गया है स्वयं स्कीम। युवाओं को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, जिससे वो अपना कुछ स्टार्टअप कर सकें, अपना कुछ भी जो भी करना चाहे कर सकें, है ना। हमारे यहाँ तो अगर यूपी बिहार में अगर दे दिया जाएगा तो सब आईफोन ही खरीद डालेंगे। लेकिन बात यह है इंटरेस्टिंग कि ये केवल 1 लाख रुपए तक ही दिया जाएगा और केवल 1 लाख पात्र ग्रामीणों को ही ये दिया जाएगा। 1 लाख पात्र ग्रामीणों को 1 लाख रुपए तक का बिना इंटरेस्ट के लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन, और 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को, ठीक है ना। तो 672 करोड़ की ये टोटल योजना है। टोटल बजट 672 करोड़ है और 2 साल तक ही ये लागू रहेगी। ओडिशा गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। ओडिशा अगर आप देखोगे मैप में तो आपको यहाँ मिलेगा भुवनेश्वर राजधानी। नवीन पटनायक जी बीजू जनता दल पार्टी से यहाँ के सीएम, ये सबसे लंबे समय तक कार्यकाल करने वाले सीएम भी जल्द ही बन जाएंगे। रघुवर दास जी यहाँ के गवर्नर हैं। इसके अलावा चिल्का लेक, अंशुपा, कांजिया ये प्रमुख झीलें हैं यहाँ पर। घुमरा, छाऊ, सांवरी, संचार, पैका, गरुड़वाहन ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रका हाथी विहार, भीतरकनिका नेशनल पार्क ये यहाँ के प्रमुख हैं। जिलों की संख्या 30 है। विधानसभा में 147 सीटें, लोकसभा में 21 और राज्यसभा में 10 सीट यहाँ से जाती है। अच्छा, एक और जरूरी बात, बसंत पंचमी का ऑफर आपके लिए स्टार्ट किया गया है। आप सब जानते हो जैसा कि 14, 15 और 16 फरवरी केवल 3 दिनों के लिए ऑफर है और 3 दिनों के लिए ह्यूज डिस्काउंट दिया जा रहा है। जीएस सफलता बैच एक बार फिर से आपको ज्वाइन करने का मौका है। मात्र 399 में आप ज्वाइन कर सकते हो। 1999 का बैच है, ये अब 399 में है, सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों के लिए, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। लोको पायलट बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा कॉम्बो बैच एसएससी का, एसएससी जीएस कॉम्बो बैच है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बिहार एसएससी, यूपी करंट अफेयर या और भी बहुत सारे जो बैचेस हैं उनको भी ज्वाइन करने का भी मौका है। यहाँ पर तो कुछ ही अभी नाम लिखे गए हैं। आप एप्लीकेशन पर जाइए, व्हाट्सएप या फिर आप इस पर जाइए और अगर आपको जो भी ई बुक चाहिए या आपको जो भी बैच चाहिए आप कॉन्टेक्ट कीजिए, संपर्क कीजिए, बात कीजिए कि और या फिर आप इस ऐप पर जाकर के अपने सुविधानुसार वहां पर जाकर के कूपन कोड बसंत यूज करके आप प्राप्त कर सकते हो डिस्काउंट। जो भी बैच आपको लगता है कि ये लेना चाहिए उसका डेमो देखो, डेमो पसंद आए, वहां पर क्लासेस अगर समझ में आए तब आप बैच ज्वाइन करो, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप सहायता के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। एमजेटी ऐप पर ये सारी चीजें मिलेंगी। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। आगे, फरवरी 2024 में किस देश ने अपतटीय तेल रिसाव के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी त्रिनिदाद और टोबैगो ये एक देश है। ये है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक देश। अपतटीय तेल रिसाव यहाँ पर हुआ है, यानी कि तट पर यहाँ पर एक शिप था, उसमें लीकेज आ गई और फिर वो लीकेज आने की वजह से तेल पूरा फैलने लगा समुद्र में। अब ये फैलते फैलते इतना ज़्यादा फैलने लगा क्योंकि अब ये सब ना बहुत छोटे देश हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो भी मैं दिखाऊंगा वर्ल्ड मैप में आपको। तो ये चारों तरफ जब उसके तेल फैलने लगा पूरा समुद्र में तो वहाँ का इकोसिस्टम बिगड़ गया। वहाँ पर पर्यावरण में काफ़ी दिक्कतें आने लगी क्योंकि तेल थोड़ी मोड़ी मात्रा में नहीं रहता, बहुत बड़ी मात्रा में रहता है। तो यहाँ पर देखिए, मिस्टीरियस ऑयल स्पिल पार्क्स नेशनल इमरजेंसी इन त्रिनिदाद एंड टोबैगो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जहाज कहाँ की है, कैसी है, अभी ये भी नहीं समझ में आया है और ये मिस्टीरियस जहाज है और यहाँ पर ऑयल लीक हो रहा है। तो इसको लेकर के ये इमरजेंसी की घोषणा कर दिए हैं, अपने यहाँ नेशनल इमरजेंसी लगा दिए हैं त्रिनिदाद और टोबैगो ने। ये अलग अलग देश नहीं है, दोनों एक ही देश है, ठीक है ना। त्रिनिदाद और टोबैगो एक ही देश का नाम है। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में है। राजधानी इसकी पोर्ट ऑफ स्पेन है। कैथ राउली इसके प्रधानमंत्री हैं और मुद्रा है त्रिनिदाद एंड टोबैगो डॉलर। देखते हैं कहाँ पर है वर्ल्ड मैप में। वर्ल्ड मैप में अगर आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आपको आना है दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में। तो देखिए अमेरिका कॉन्टिनेंट इधर मिल जाएगा, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये दक्षिण अमेरिका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। यहाँ पर जूम करोगे आप तो फिर आप देखोगे एक छोटा सा देश यहाँ पर आपको दिख जाएगा, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ठीक है जी। तो वैसे जनरली मैप में आपको दिखता भी नहीं यहाँ पर। और ये है पोर्ट ऑफ स्पेन, इसकी कैपिटल त्रिनिदाद और टोबैगो की। यहीं पर ये रिसाव हुआ है और इसकी वजह से ये समुद्री क्षेत्र में इसके फैल गया है। समुद्री क्षेत्र में फैलने की वजह से क्या होता है कि क्योंकि समुद्र में वहाँ पर व्यापार भी होता है, मछलियाँ वगैरह मार करके ये लोग उसी को खरीदते बेचते हैं, खाते भी हैं, यूज करते हैं। ऑयल फैल जाने की वजह से मछलियाँ भी मरने लगती हैं, है ना। और साथ ही साथ में वो एरिया भी थोड़ा सा दूषित हो जाता है। बहुत सारे जलीय जीव जो हैं वो दूसरी जगह शिफ्ट होने लगते हैं, दूर जाने लगते हैं।
तो नुकसान तो होता ही है। इसको देख करके यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है? तो अभी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में, जो कि यूएई में हो रहा है, बहुत बड़ा इवेंट है, और वहां पर भारत ने 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीत लिया है। किसके लिए? एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए। अगर आपको याद हो 2021 में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि भारत ने आई रास्ते नाम से एक इनिशिएटिव, एक पहल शुरू किया है। रोड सेफ्टी इनिशिएटिव है ये, और भारत ने इसे शुरू किया था आई रास्ते नाम से। नितिन गडकरी जी, जो कि वर्तमान में सड़क परिवहन मंत्री हैं, इन्होंने सितंबर 2021 में लॉन्च किया था आई रास्ते। और आई रास्ते का मतलब होता है इंटेलिजेंस सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रोड सेफ्टी इंश्योर की जाती है। ये सब यूएई को बड़ा पसंद आया। भाई वह वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट थी और वहां पर गवर्नमेंट पुरस्कार देना था। ये जो योजना है ये काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके सड़क सेफ्टी, रोड सेफ्टी की बात कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, इंडिया जैसे देश, तो यहाँ पर इंडिया को ये पुरस्कार दिया गया, 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार। ठीक है ना, याद रखना। अगला, अच्छा एक काम और करना, जो अभी यूएई में जब जब जिस जिस मामलों के लिए चर्चे में आया है, एक छोटा सा ऐसा बॉक्स बना लो अपने नोट्स में, और उस बॉक्स में सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ वो सब अलग अलग से लिखते चले जाओ। अगला, हाल ही में निम्न में से किस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का नाम बदला गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो दिए जाते हैं आप सब जानते हो, ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति इसको देते हैं, तो इसकी एक अलग ही महत्वता होती है। तो इसमें से ना एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है, बहुत सारे नाम हटा दिए गए हैं, पुरस्कार मनी जो है वो बढ़ा दी गई है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपसे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इंदिरा गांधी पुरस्कार और राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार, दोनों का नाम बदला गया है। नाम क्या बदला गया है? एक्चुअली में इन दोनों नामों में से, पुरस्कार के जो नाम थे उनमें से इन दोनों का नाम हटा दिया गया है। इंदिरा गांधी का नाम हटा दिया गया है और नरगिस दत्त का नाम हटा दिया गया है। ठीक है, उपरोक्त दोनों ऑप्शन यहाँ आपके लिए सही होगा। तो देखिए यहाँ पर आर्टिकल है इंडिया टुडे का, इंदिरा गांधी नरगिस दत्त नेम ड्रॉप्ड फ्रॉम नेशनल फिल्म अवार्ड कैटेगरीज। नेशनल फिल्म अवार्ड में आप जानते हो बहुत सारी कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं, उनमें से दो कैटेगरी, एक थी सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार की कैटेगरी, और एक थी राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार की कैटेगरी। दोनों में से दोनों का नाम हटा दिया गया है, बाकी सेम नाम वही रहेगा, यानी सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म के लिए पुरस्कार और राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए पुरस्कार। ठीक है, दूसरा चीज क्या किया गया है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो इसी समय दिया जाता है, जो कि देश में सबसे बड़ा सम्मान है सिनेमा के क्षेत्र का, भारत का सबसे बड़ा सिनेमा के क्षेत्र का सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। इसमें पुरस्कार राशि पहले 10 लाख दी जाती थी, इस बार से अब बढ़ा करके 15 लाख कर दी गई है पुरस्कार राशि। ठीक है, और जो स्वर्ण कमल पुरस्कार हैं उनके लिए बढ़ा करके 3 लाख कर दिया गया है। स्वर्ण कमल में ही बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस वगैरह सब आते हैं। और जो रजत कमल पुरस्कार हैं इसमें बढ़ा करके 2-2 लाख रुपए कर दी गई है पुरस्कार राशि। ठीक है, तो ये बड़े परिवर्तन है, इनको आप याद रखना। याद रखना, नेशनल फिल्म पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है। भारत सरकार जो है ये चुनती है नामों की लिस्ट। आगे, जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जनवरी 2024 के लिए अनाउंस कर दिया गया है। इस बार के विजेता हैं सामर जोसेफ और एमी हंटर। सामर जोसेफ जो हैं ये वेस्ट इंडीज के हैं और वेस्ट इंडीज के पहले पुरुष खिलाड़ी ये बन गए हैं। वेस्ट इंडीज कभी जबरदस्त टीम हुआ करती थी, लेकिन अभी देख लो आप, ऐसे ही समझो कि जब से ये आईसीसी पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ है मंथली वाला 2021 से, अब जनवरी 2024 पहुंच चुका है। सोचो, मोटा मोटा पूरा 3 साल बीत गए, यानी भारतीय 36 महीने, अभी तक किसी भी वेस्ट इंडीज के पुरुष खिलाड़ी को नहीं दिया गया था ये पुरस्कार। ये पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं वेस्ट इंडीज के सामर जोसेफ, जिन्होंने ये पुरस्कार पाया है मंथली वाला। ठीक है, तो आप समझ सकते हो टीम किस हालत में है अभी। अभी तो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे। ये नए गेंदबाज हैं, अभी अभी ये शुरू किए हैं अपना करियर, और अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर में पहली ही गेंद पर इन्होंने स्टीवन स्मिथ का विकेट ले लिया। तो कतई ये भुवनेश्वर कुमार बन रहे हैं। फिलहाल देखना होगा आगे इनका करियर कैसे चलता है। सामर जोसेफ जो है ये इस महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड का पुरुष विजेता है। महिला में एमी हंटर ने जीता है, आयरलैंड की हैं, और ये बल्लेबाज हैं, महिला बल्लेबाज हैं। तो एक पुरुष एक महिला को दिया जाता है, 2021 से दिया जाना शुरू हुआ था। सबसे पहले विजेता ऋषभ पंत बने थे।
आईसीसी की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्थापना 1909 में हुई थी। ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हैं, सीईओ है जियोफ आर्डिस और हेडक्वार्टर दुबई में है। एक और बोनस क्वेश्चन ले लीजिए। हाल ही में 20 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन पार करने वाली पहली लिस्टेड भारतीय कंपनी कौन बनी? तो ये बन गई है RIL लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपना मार्केट कैप 20 लाख करोड़ का क्रॉस कर लिया है और ये ऐसी भारतीय लिस्टेड कंपनी है जिसका इतना वैल्यूएशन हो गया है। तो भारत की पहली बन गई है ये। रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना आप जानते हो 1958 को हुई थी। धीरू भाई अंबानी ने इसकी स्थापना की थी। इसके चेयरमैन वर्तमान में मुकेश अंबानी हैं। मुख्यालय मुंबई में है। क्लियर? तो ये थे टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर। पीडीएफ आप जाकर के टेलीग्राम पर डाउनलोड कर सकते हो और व्हाट्सएप चैनल से जाकर के वन लाइनर रिविजन कर सकते हो। डेली वन लाइनर भेजा जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वन लाइनर भी ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, डोंट फॉरगेट ऑफर का फायदा उठाने के लिए आप जाकर के बसंत कूपन कोड यूज कीजिए और ऑफर का फायदा जरूर उठाइए। 80% का डिस्काउंट दिया जा रहा है MGT ऐप पर। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि किस देश ने सबसे ज्यादा बार अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो भारत ने जीता है। भारत ने जीता है 5 बार, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है इस बार 4 बार टोटल जीत चुका है। किस रॉकेट के द्वारा चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया? तो LV-M3M4 रॉकेट के द्वारा इसरो ने लॉन्च किया था 14 जुलाई को चंद्रयान 3 मिशन, जो कि 23 अगस्त को जाकर के पहुंचा था। आज आपको क्या बताना है? उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, सबको पता होगा। 12 फरवरी 2024 को मनाया गया राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। इसकी थीम क्या है ये बता दीजिए। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, दोनों के बारे में जो भी पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। और बुक आई है, बुक अगर ऑर्डर करना चाहो तो अभी अवेलेबल है, आप ऑर्डर कर सकते हो अमेजन से। मैं मिलूंगा आपसे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।